हेलो, मेरा नाम गोपिका अरोड़ा है एंड आई एम एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट IIT दिल्ली। आज हम न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ेंगे जो कि चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स क्लास 12 केमिस्ट्री का पार्ट है। ओके, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ये सारे टॉपिक्स हम देखेंगे अभी। पहला है न्यूक्लिक एसिड्स, फिर केमिकल कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ रहे हैं और उसका केमिकल कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, उसके यूज और फंक्शन। ओके, न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या है? तो ये भी टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स ऑफ व्हिच क्रोमोसोम्स द यूनिट ऑफ हेरेडिटी आर मेड। तो न्यूक्लिक एसिड्स जैसे हमने पढ़ा था प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, वो सारे बायोमोलिक्यूल्स थे, वैसे ही न्यूक्लिक एसिड्स भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। एंड न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं एंड क्रोमोसोम इज द यूनिट ऑफ हेरेडिटी, जैसे हमें पता है। तो न्यूक्लिक एसिड्स दो टाइप के होते हैं, दीज आर टू टाइप्स, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो दो टाइप के होते हैं, DNA और RNA। DNA और RNA दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। स्ट्रक्चरल वाइज इनमें बहुत कम डिफरेंस होता है, बस एक OH का डिफरेंस होता है। फिर they are also called polynucleotides since they are long chain polymers of nucleotides। ठीक है, तो ये ऑब्वियस है कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ही बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक से एक जुड़े हुए, उसकी लंबी चेन होती है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगला है केमिकल कॉम्पोजिशन न्यूक्लिक एसिड की। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ DNA और RNA yields a pentose sugar, phosphoric acid and nitrogen containing heterocyclic compounds called bases. In DNA, sugar moiety is beta D2 deoxyribose, whereas in RNA it is beta D ribose। तो यहाँ पे बेसिकली इनने स्ट्रक्चर बना दिए मैंने, ये RNA का है स्ट्रक्चर, ये DNA का स्ट्रक्चर है। तो ये हमें मिलते कैसे कि DNA या RNA का अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करे तो वो ये तीन चीज देते हैं, एक पेंटोज शुगर देते हैं, एक फॉस्फोरिक एसिड देता है और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बेसेस देते हैं। तो पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और बेस देता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि इन DNA शुगर मोइटी, तो हमने देखा कि दोनों में मतलब ये तीन कॉम्पोनेंट होते हैं, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और बेस। तो जो शुगर होती है वो दोनों की डिफरेंट होती है, ये होती है। ठीक है, तो DNA की शुगर मोइटी इज बीटा D2 deoxyribose। तो दिस इज बीटा D2 deoxyribose। ये DNA का शुगर मोइटी होता है और ये RNA का शुगर मोइटी होता है। तो बेसिकली यहाँ पे 2-deoxy का क्या मतलब है कि ये जो सेकंड कार्बन है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक OH है, यहाँ पर नहीं है बेसिकली, इसमें ऊपर नीचे दोनों H है, इसलिए इसका नाम 2-deoxy है। बाकी ये दोनों, बाकी स्ट्रक्चरली कोई डिफरेंस नहीं है। ये बीटा डी राइबोस है, ये बीटा D2 deoxyribose है। ओके, अब हमने शुगर मोइटी देख ली, अब बेसिस को देखते हैं। तो DNA कंटेन्स 4 बेसिस, एडेनिन जिसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, गुआनिन जिसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, साइटोसिन C एंड थायमिन T। और RNA में भी 4 बेसिस होते हैं। पहले 3 जो है सेम एज DNA होते हैं, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। और जो फोर्थ है वो यूरासिल होता है। तो RNA में थायमिन की जगह यूरासिल होता है। अब ये बेसिस दो टाइप्स के होते हैं, एक है प्यूरिन जो कि डबल दो साइकिल्स होती है बेसिकली जिसमें, तो एडेनिन का ये स्ट्रक्चर है और गुआनिन का ये स्ट्रक्चर है।
बेसिकली 2 रिंग्स फ्यूज्ड है इसमें, और पिरामिडीन्स होती है जो सिंगल रिंग्ड होते हैं, 6 कार्बन मतलब 6 एटम की रिंग। तो दिस इज साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। थायमिन और यूरासिल में बेसिकली बस ये एक CH3 का डिफरेंस है, आप एज यू कैन सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, a unit formed by the attachment of a base to 1' position of sugar is known as nucleoside. In nucleosides, the carbons are numbered as 1', 2', 3', etc. to distinguish from bases. When nucleoside is linked to phosphoric acid at 5' position of sugar moiety, we call it nucleotide. तो इसका स्ट्रक्चर कैसे है? हमने शुगर का स्ट्रक्चर देखा था। शुगर में यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है वहाँ पे बेस अटैच हो जाता है। बेस क्या था? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन या फिर यूरासिल वगैरह। और यहाँ पर अगर सिर्फ बेस ऐड करा है शुगर में मोइटी में तो उसको न्यूक्लियोसाइड नाम दिया गया। और अगर यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड को ऐड करें, फॉस्फोरिक, तो यहाँ पर 5' पे लिंक होगा और इसका नाम न्यूक्लियोटाइड होगा। ठीक है, तो इन दोनों बेसिकली क्या डिफरेंस है? ये फॉस्फोरिक एसिड इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, क्या है? शुगर है, यहाँ देखो शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड गिव्स यू अ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये बेसिक यूनिट होती है न्यूक्लिक एसिड की। Then nucleotides are joined together by phosphodiester linkage between 5' and 3' carbon atoms of the pentose sugar. तो फॉर्मेशन ऑफ टिपिकल डाइन्यूक्लियोटाइड कैसा होता है? जैसे 2 न्यूक्लियोटाइड है, ये शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ये इनको रिएक्ट कराया तो यहाँ पर ये ज्वाइन हो जाते हैं। बेसिकली ये जो है इससे रिएक्ट करके एक H2 निकाल देता है एंड ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, एंड ऐसे इसके 3' से इसके 5' पे, तो ये एक डाइन्यूक्लियोटाइड बन गया। फर्दर ये जो इसका 5' है किसी और के 3' से अटैच हो सकता है, ये जो 3' है किसी और के 5' से अटैच हो सकता है, तो ऐसे फर्दर चेन बन सकती है। ठीक है, ये लिंक कैसे होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ओके, अब है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो वही जैसे कि मैंने बोला था, न्यूक्लिक एसिड चेन ऐसी दिखती है, शुगर से बेस अटैच्ड है, फॉस्फेट और इसके N टाइम्स, मतलब आगे वही शुगर बेस फॉस्फेट, इस साइड फॉस्फेट शुगर बेस फॉस्फेट शुगर बेस वगैरह कंटिन्यू होता रहता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है न्यूक्लिक एसिड का? Information regarding the sequence of nucleotides in the chain of a nucleic acid is known as its primary structure. तो ये जो सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, आप कहोगे कि ये दोनों सेम है, पर ये दोनों सेम नहीं है, इसका बेस अलग हो सकता है। तो अलग अलग बेसिस का बेसिकली ये जो सीक्वेंस है कि ओके एडेनिन वाली न्यूक्लियोटाइड के बाद अगर ये थायमिन वाला आ रहा है उसके बाद साइटोसिन, so बेसिकली जो सीक्वेंस है दिस मेक्स अप द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इससे बेसिकली आइडेंटिफाई होता है DNA RNA किसी चीज का। फिर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि 2 न्यूक्लिक एसिड चेन्स, तो एक न्यूक्लिक एसिड चेन ये है और दूसरी ये है, are wound together around each other and held together by hydrogen bonds between pairs of bases, and this forms the double helix structure of DNA. तो क्या होता है कि गुआनिन और साइटोसिन
ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थायमिन ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये जो दोनों चेन्स है दे आर हेल्ड टुगेदर एंड इट फॉर्म्स अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो मतलब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना ऐसे गोल गोल, इसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं डीएनए का। तो ये डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। And the two strands are complementary to each other because the hydrogen bonds are formed between specific pairs of bases. Adenine forms hydrogen bond with thymine, whereas cytosine forms H bond with guanine. तो ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि तभी ये बनाएंगे बॉन्ड। जो साइटोसिन है, सी है, वो सिर्फ जी के साथ बॉन्ड बनाते हैं, जो टी है वो सिर्फ ए के साथ बनाते हैं। बेसिकली ए और टी सिर्फ आपस में बनाते हैं और जी और सी सिर्फ आपस में बनाते हैं। आरएनए के केस में टी नहीं होता तो ए और यू आपस में बनाते हैं बॉन्ड्स। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगर इस साइड यहाँ पे कहीं सी है तो इसका कुछ कॉम्प्लीमेंट्री होगा, वहाँ जी होगा, ठीक है। डीएनए का अपना मैकेनिज्म होता है सेल्फ रेप्लिकेट करने का, तो उसमें बन जाता है। ओके, सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो बेसिकली ये हो गया न्यूक्लिक एसिड का। फिर है आरएनए। In secondary structure of RNA, helices are present which are only single stranded. तो DNA double stranded था, पर RNA सिर्फ single stranded है। Sometimes they fold back on themselves to form a double helix structure. तो हमने जैसे देखा कि न्यूक्लिक एसिड की चेन बहुत लंबी होती है, तो कभी कभी they fold back on themselves, खुद पे फोल्ड हो जाते हैं और फिर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और आरएनए मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। RNA molecules are of three types and they perform different functions. They are messenger RNA, mRNA, ribosomal RNA और rRNA and transfer RNA, tRNA. तो बेसिकली ये तीन टाइप के होते हैं, ये मैसेज कन्वे करते हैं, ट्रांसफर करते हैं वगैरह, एंड अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक काफी हॉट टॉपिक है। तो ये क्या होता है इसको जानते हैं। तो पहला हम सब जानते हैं कि ओके, वी नो एवरीवन हैज यूनिक फिंगरप्रिंट्स बट दे कैन बी ऑल्टर्ड बाय सर्जरी। A sequence of bases on DNA is also unique for a person and info recording it is called DNA fingerprinting. It is the same for every cell and can't be altered by any known treatment. तो क्या बोल रहे हैं कि सबको पता है कि फिंगरप्रिंट लेते हैं जगह पर एंड फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, बट द थिंग इज कि फिंगरप्रिंट जो है वो सर्जरी से चेंज करा जा सकता है, पर जो डीएनए सीक्वेंस है वो सब हर एक के लिए यूनिक होती है जैसे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, पर जो ये डीएनए सीक्वेंस है ये हर सेल के लिए भी सेम होती है बॉडी में, और जैसे वो सर्जरी से ऑल्टर हो सकता है, ये डीएनए के जो सीक्वेंस के जो इंफॉर्मेशन है वो किसी नॉन मेथड से अब तक ऑल्टर नहीं करा जा सकता है। और ये इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ बेसिस, तो ये बेसिस के जो सीक्वेंस है कि ए टी सी जी टी जी सी जो भी है, ऐसे जो सीक्वेंस है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलता है, ठीक है। इसके यूजर्स क्या है, इम्पोर्टेंट क्यों है। पहला है in forensic labs to identify criminals. तो हमें पता है कि क्रिमिनल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए नॉर्मल फिंगरप्रिंट भी लिया जाता था, तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और इसको चेंज नहीं करा जा सकता, तो इसलिए फोरेंसिक लैब में ये यूज होता है। टू डिटरमाइन पैटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, तो अगर कोई इंसान है और उसके हमें जानना है कि उसके से माँ बाप नहीं पता कौन है या कोई फैमिली मेम्बर, तो डीएनए उसका अगर फैमिली का ज़्यादातर मैच कर जाता है डीएनए, इसलिए उसकी पैटर्निटी डिटरमाइन हो सकती है।
फिर टू आइडेंटिफाई डेड बॉडी इन एक्सीडेंट्स बाय कंपेयरिंग डीएनए ऑफ फैमिली, तो बेसिकली वही डीएनए कंपेयर करके रिलेटिव वगैरह बता सकते हैं कौन से रिलेटेड है। फिर टू आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप्स टू रीराइट बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, तो अगर आप में से किसी ने पढ़ा है कि ये लोग साइंटिस्ट वगैरह बोलते रहते हैं कि हम इससे डिसेंड हुए हैं और उससे डिसेंड ये लोग हुए हैं, तो ये सब कैसे पता चलता है? ये सब ऐसे पता चलता है कि डीएनए कंपेयर करते हैं ये लोग, तब इसे बोन जो भी रिमेन्स मिला है उसका डीएनए निकाल कर प्रेजेंट को निकाल के, और या बिटवीन डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स डीएनए चेक करके ताकि देखने के लिए कि कॉमन एंसेस्टर है कि नहीं, तो वो सब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से होता है। ओके, आगे है बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो बायोलॉजिकल यूज क्या है डीएनए न्यूक्लिक एसिड्स का? पहला डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड इज द रिजर्व ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो और सारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसका केमिकल बेसिस है डीएनए, ठीक है। हेरिडिटी और जेनेटिक इंफॉर्मेशन का केमिकल बेसिस डीएनए। DNA is exclusively responsible for maintaining the identity of different species of organisms. Over millions of years, it is capable of self-replication during cell division, and identical DNA strands are transferred to daughter cells. ये क्या कह रहे हैं कि DNA इकलौता अकेला रिस्पॉन्सिबल है ये जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में आइडेंटिटी मेंटेन करने की ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि ये मदर डॉटर तो डॉटर आगे ये कंटिन्यू करता है डीएनए रिजर्व, मतलब जो मदर का डीएनए होगा वो डीएनए वो डॉटर में ट्रांसफर करेगा एंड सो ऑन। तो ये आइडेंटिटी स्पीशीज की मेंटेन करता है। एंड जब सेल डिवीजन होता है, आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन के बारे में 9th में, तो हमें पता है कि ये सेल्फ डुप्लीकेट कर सकता है एंड आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड्स डॉटर सेल्स में फिर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अगला प्रोटीन सिंथेसिस इज डन बाय वेरियस आरएनए मॉलिक्यूल्स इन द सेल विद द मैसेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन इज प्रेजेंट इन डीएनए। तो कह रहे हैं कि जो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन्स को जो सिंथेसाइज करते हैं वो आरएनए मॉलिक्यूल्स करते हैं, पर मैसेज प्रोटीन को सिंथेसाइज कैसे करना है ये इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये मेन बायोलॉजिकल और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं न्यूक्लिक एसिड्स के। ओके, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो।